गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय हिंद। गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आज का नया टॉपिक जो है आप लोग को पहले ही बताया था कि अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल बताएंगे और उसका कुछ बेसिक फार्मूला जो जिसको लेकर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रहता है उसके बारे में बात करते हैं। तो एक न्यूमेरिकल आपके सामने ये लिखा हुआ है, देखिए इस न्यूमेरिकल का मतलब क्या है, मुद्दे की बात है। A coil of 100 turns is linked by a flux of 20 milliweber। एक कॉयल है 100 टर्न की, ठीक है, जो कि एक फ्लक्स से लिंक है जिसमें 20 milliweber का एक फ्लक्स जाता है। Coil of 100 turns is linked by a flux of 20 milliweber if this flux is reversed in a time of 2 millisecond। अगर ये फ्लक्स 2 मिलीसेकंड के लिए रिवर्स कर दिया जाता है तो कैलकुलेट द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली कहा क्या है। देखिए ईएमएफ पूछा जा रहा है, सबसे पहली चीज तो ये ईएमएफ का मतलब क्या होता है, E इक्वल टू एन डी फाई बाई डी, जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है, ठीक है। सबसे पहले तो जो फॉर्मूला पढ़ा उसको लिख लेना चाहिए और उसके बाद देखिए इसमें क्या क्या चीजें इसमें दी हुई। नंबर ऑफ टर्न्स इन्होंने दिया हुआ है, कॉइल ऑफ 100 टर्न 100 दिया हुआ है, नहीं दिया होता तो एन की वैल्यू 1 मानते हैं। तो एन इन्होंने दे रखा है, कितना है 100, चलो दे रखा है। अब इसके बाद इन्होंने ये कहा है कि कॉइल ऑफ 100 टर्न लिंक्ड बाय अ फ्लक्स ऑफ 20 मिलीवेबर। 100 टर्न की कॉइल में 20 मिलीवेबर फ्लक्स जनरेट हो रहा है और 2 मिलीसेकंड के लिए फ्लक्स रिवर्स हो जाता है। डी फाई का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज के साथ जब स्मॉल डी लगता है ना तो उसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज। जैसे मान लो हमने यहाँ पे लिखा है डी फाई, इसका मतलब होता है फाई 1 माइनस फाई 2। इसी तरह से डी टी, टी 1 माइनस टी 2। जब कोई चीज को हम चेंज के साथ लिखते हैं तो उसको हम लोग पहले डेल्टा लिखते थे, डेल्टा फाई का मतलब यही होता है। लेकिन जब यही डेल्टा फाई बहुत कम सेकंड के लिए होता है, फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए होता है, इतने कम टाइम के लिए आप उसको जज नहीं कर सकते, तो उसको डेल्टा फाई लीजिए डी फाई लिखा है। इसीलिए रेट ऑफ चेंज इस तरह से दिखाया जाता है डी फाई बाई डी, ठीक है। तो डी फाई का मतलब होता है फाई 1 माइनस फाई 2। फाई 1 की वैल्यू हमने दी हुई है 20 मिली वेबर, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि 2 मिलीसेकंड के लिए जो फ्लक्स है वो रिवर्स हो जाता है, रिवर्स हो जाता है मतलब कितना ही फ्लक्स रहता है लेकिन वो रिवर्स हो जाता है। तो अगर हम एक डायरेक्शन के फ्लक्स को 20 मान रहे हैं तो रिवर्स डायरेक्शन को -20 मानेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे माइनस 20। ये वाला माइनस जो है ये फॉर्मूले में है, ये साइन है। ये वाला माइनस क्या है, इस लाइन का मतलब है इफ दिस फ्लक्स इज रिवर्स। अगर रिवर्स वर्ड नहीं यूज करता कोई और फ्लक्स दे देता आपको, कोई और फ्लक्स देता है कि नाउ द मतलब कि आफ्टर 2 मिलीसेकंड फ्लक्स विल बी 40 मिलीवेबर 30 मिलीवेबर, लेकिन ऐसा नहीं कहा इसने। इसने कहा यही फ्लक्स रिवर्स हो जाती है 20 मिलीसेकंड के बाद, सॉरी 2 मिलीसेकंड के बाद, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना निकल कर आएगा 40 मिलीवेबर। डी फाई की वैल्यू आ चुकी है आपके पास, ठीक है। अब डी टी इन्होंने पहले से दे रखा है 2 मिलीसेकंड है, तो डी टी क्या है आपका 2 मिलीसेकंड से। अच्छा मिलीसेकंड मिली वेबर इन सब चीजों का मतलब अच्छी तरह से जानते हैं। मिली आता है तो क्या करते हैं, माइक्रो आता है तो क्या करते हैं। देखिए अगर आपके पास मिली जैसा शब्द आता है स्मॉल एम वाला, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया आपका 40 इंटू 10 टू दी पावर -3 वेबर। सिमिलरली मिली सेकेंड आया है 2 इंटू 10 टू दी पावर -3 सेकेंड, ठीक है। हमारे पास डी फाई की वैल्यू आ गई, डी टी की वैल्यू आ गई, एन हमें पता है, ई पूछा जा रहा है, अब कुछ बचा नहीं इसके अंदर। तो इसका क्या होता है ई इक्वल टू एन की वैल्यू 100 इंटू डी फाई की वैल्यू 40 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन 2 इंटू 10 टू द पावर -3। तो ब्रैकेट में करके सॉल्व करने में आसान है। E इक्वल टू 2000, क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और खास क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं, इसकी बहुत खास नहीं आता। हमने बोला ना ये सबसे अच्छा क्वेश्चन था जिसमें इन्होंने ये लाइन यूज की थी, इफ दिस फ्लक्स इज रिवर्स इन अ टाइम ऑफ 2 मिलीसेकंड।
अगर 2 मिलीसेकंड के फ्लक्स रिवर्स हो जाता है, नहीं तो ये बोलते हैं कि 2 मिलीसेकंड या 4 मिलीसेकंड के बाद फ्लक्स जो है 40 मिलीवेबर हो जाएगा, 30 मिलीवेबर हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे 20 मान लो, यहाँ 30 हो गया, आगे -30, लेकिन क्योंकि रिवर्स हुआ है इसीलिए उसको माइनस साइन के साथ दिखाया। ठीक है, अच्छा ये आपका ये हो गया। अब हम इसके बाद कुछ और छोटे मोटे नियम है उसकी बात करते हैं, इसी से रिलेटेड है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आप लोग जितने भी पुराने लेक्चर्स हैं उसको देखते रहा कीजिए, तो अपना पढ़ते रहिए, खत्म कर दीजिए उसको अच्छे से। ठीक है, आगे आगे चलते जाएगा, पीछे को छोड़िएगा। तो फिजिक्स में हम लोग चल रहे हैं, उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करवाएंगे, तो जल्दी से सारे एमसीक्यू निकल जाएंगे इसी से। जिसके ऊपर एमसीक्यू सबसे ज़्यादा आते हैं उन्हीं के क्वेश्चन आप उन्हीं क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, इसके बाद एक चीज़ छोटी सी आती है, वो है लेंथ लॉ। लेंथ लॉ है क्या? लेंथ लॉ में ये कहा गया है कि अगर कोई करंट किसी भी कारक की वजह से पैदा होती है या वोल्टेज, तो उसी कारक का विरोध करते हैं जिसकी वजह से वो पैदा होती है। मतलब अगर हम इसको करंट की भाषा में कहें, तो अगर कोई करंट इंड्यूस हो रही है तो उसी डायरेक्शन में फ्लो करेगी जिस डायरेक्शन की फोर्स की वजह से वो जनरेट हो रही है। यानी ईएमएफ की उसी तरफ फोर्स करेगी जिधर वो जनरेट हो रही है। उसी तरफ फोर्स करने का मतलब होता है उसको अपोज करना, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स करने का मतलब होता है उसको सपोर्ट करना। ठीक है, तो यही इसका मतलब होता है लेंथ लॉ का, कि जिस कारण की वजह से पैदा होते हैं उसी कारण का विरोध करना। यही है मेनली आपका लेंथ लॉ। लेंथ लॉ एक सिंगल लाइन है। इसी लेंथ लॉ की वजह से जो हमारा फॉर्मूला बनता था E = n d∅/dt, इसमें आगे माइनस साइन, जो फ्लक्स d∅/dt ईएमएफ एक दूसरे से रिलेट करते हैं, लेकिन ये हमेशा इसी के अपोजिट डायरेक्शन में, इसी के डायरेक्शन में फोर्स करता है, मतलब इसको अपोज करता है, इसलिए माइनस साइन आएगा। अब जाके आपका फॉर्मूला कंप्लीट हुआ, -n d∅/dt। अब चाहे कल से लेकर आज तक के लेक्चर को याद कीजिए, इस एक फॉर्मूले को बनाने में 3 नियम लगे। फैराडे का पहला नियम लगा d∅/dt, दूसरा नियम लगा n लग गया, लेंथ लॉ लगा माइनस लग गया, तब जाके आपका ये इक्वेशन कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक जल्दी आगे बढ़ते जाते हैं। आज हम एकदम मॉर्निंग उठ के आपके वीडियो से नहीं बना रहे भाई, तब तक टॉपिक खत्म हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद आपकी ये चीज इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये वो टर्म्स हैं जो यूज सब करते हैं, मतलब भी ज़्यादातर लोग जानते होंगे, लेकिन मोस्टली लोगों को मैंने इस चीज़ को पूछते हुए कि होता है। देखिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ 2 प्रकार के होते हैं। अगर हम इसको तोड़े तो इंड्यूस्ड ईएमएफ 2 प्रकार के होता है। एक होता है आपका स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ, एक होता है आपका डायनेमिक इंड्यूस्ड। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने कल बताया था आपको, ये वाला phi = PA d∅/dt। अब इसको समझाऊंगा नहीं, आप लोग समझ चुके हैं, dA/dt प्लस A dV/dt। देखिए, डायनेमिक इंड्यूस्ड ईएमएफ उसको कहा जाता है जहां पर आपका जो कंडक्टर होता है वो मूव करता है और आपका जो ईएमएफ होता है वो फिक्स रहता है। यानी आपकी मैग्नेटिक फील्ड एकदम फिक्स रहती है, आपका कंडक्टर मूव करता है, कंडक्टर के मूवमेंट के हिसाब से ही इसका नाम रखा गया। अगर कंडक्टर मूव करता है देन डायनेमिक इंड्यूस्ड ईएमएफ, अगर कंडक्टर स्टैटिक रहता है, रुका रहता है, तो स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्लियर है? कंडक्टर अगर मूव कर रहा है, इसका मतलब किसकी बात कर रहे हैं? इसकी बात। तो ये बन गया आपका डायनेमिक इंड्यूस्ड ईएमएफ। अगर स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ का मतलब क्या है? किसकी बात कर रहे हैं? इसकी बात कर रहे हैं। ये बन गया आपका स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब ये बताने की जरूरत नहीं है, डायनेमिक इंड्यूस्ड ईएमएफ हर प्रकार की मशीन में लगता है, चाहे वो डीसी हो चाहे वो एसी हो, अंदर ईएमएफ जनरेट होती है इसी नियम से। ठीक है, और स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ ट्रांसफार्मर्स में लगता है क्योंकि इसका कोई पार्ट मूव नहीं करता है, बताया था। ठीक, तो नाम जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है कंडक्टर के वाइब्रेशन पे, कंडक्टर के मोशन पे। अगर कंडक्टर मोशन में है देन डायनेमिक इंड्यूस्ड ईएमएफ, अगर कंडक्टर स्टैटिक है और हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी वो मोशन में है देन स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है,
अच्छा, स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ भी दो प्रकार के, कौन कौन से आपने उनका भी नाम सुना? म्यूचुअल, दो प्रिंसिपल चलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन पे और सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन का मतलब क्या हो गया, जब आप किसी कुंडली के अंदर या किसी भी पाइप में जिसमें हमने वायरिंग कर रखी है उसमें जब फ्लक्स जनरेट होता है और अपने आप वो खुद को इंड्यूस करता है तो वो सेल्फ इंडक्शन है। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, जैसे तरबूजे को देख के तरबूजे का रंग बदलना, मतलब जब बगल में इंडक्शन हो रहा होगा तो उसके देखा देखिए आप में इंडक्शन होने लग जाएगा। उसका प्रिंसिपल क्या होता है, जब ट्रांसफार्मर पहुंचे तो पता होगा। ठीक है, म्यूचुअल मतलब सामने वाले को देखकर, सेल्फ मतलब खुद। ठीक, तो ये जो म्यूचुअल और सेल्फ इंडक्शन है, ये जब आप ट्रांसफार्मर पढ़ते होंगे, जितने लोगों ने पढ़ा होगा, ये टर्म सबसे ज़्यादा यूज किया था। क्यों यूज किया था? क्योंकि स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ का पार्ट है, स्टैटिक इंडक्शन का पार्ट होता है ये म्यूचुअल और सेल्फ, और डायनेमिक इंडक्शन का पार्ट जो होता है वो ये होता है। इसीलिए म्यूचुअल या सेल्फ इंडक्शन कभी आप जनरेटर में या किसी तरह के मोटर में, एसी हो चाहे डीसी, नहीं सुनते हो। हमेशा ये टर्म आपको ट्रांसफार्मर में सुनने को मिलता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर से ही रिलेटेड। इतनी बात क्लियर हो गई? आप कभी भी जब इस चीज़ को लिखिएगा तो पहले इसको बनाइएगा, इसको डिफाइन कीजिएगा, ये बताइएगा ये डायनेमिक है, ये स्टैटिक है, ये नियम चलता है जनरेटर मोटर पे, ये नियम चलता है ट्रांसफार्मर पे। देन आप इसको इस तरह से चार्ट बना के दिखा दीजिएगा। थ्योरी लिखने से काफ़ी अच्छा है। अगर आप थ्योरी लिखते भी हैं तो एक एक लाइन से थ्योरी लिखती जाइए, और इस तरह से एक फ्लो चार्ट आपने बना दिया, इंड्यूस्ड ईएमएफ, देन इसके दो पार्ट, इसके फिर दो पार्ट, तो ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा जो इंडक्शन होता है आपका, इंड्यूस्ड ईएमएफ का एक फॉर्मूला और होता है, तो देखो क्या होता है। एक फॉर्मूला का और हम मिटा रहे हैं, जैसे मान लो E इज इक्वल टू N d∅dt होता है। ठीक है, होता है। फाई इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है, जहां पर फाई क्या होता है फ्लक्स, डी क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, ए क्या होता है एरिया। एरिया को हम कैसे लिख सकते हैं, L इंटू डी एक्स। डी एक्स क्या है, इसको क्या लो एक्स। ऐसा हमने क्यों कहा, एरिया जो होता है वो दो दूरियों को या दो डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करके होता है, इसीलिए एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर होता है। तो एक को मैंने मान लिया लेंथ, एक को मैंने मान लिया ब्रेथ। ठीक है, ये लेंथ ये ब्रेथ, तो लेंथ और ब्रेथ मल्टीप्लिकेशन एरिया होगी। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू को पुट करते हैं तो एन डी डी एल एक्स अपॉन डी टी, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, एन डी बाहर निकाल लो, एल बाहर निकाल लो, डी एक्स अपॉन डी टी। डी एल, और ये क्या होता है डी एक्स अपॉन डी टी, वी होता है। आपको ये बात पता है ना, आप लोग ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, वोल्टेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है डी एक्स अपॉन डी टी, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है डी वी अपॉन डी टी। ये जान लीजिए, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी वाला भी बोल रहे हैं, वोल्टेज नहीं, डी एक्स अपॉन डी टी, यानी ये दूरी है, ये किसी भी तरह की दूरी है, चाहे हमने यहाँ ब्रेथ ले रखा है, और ये टाइम है। और एक्सेलरेशन क्या होता है, डी वी अपॉन टी। इस चीज़ को याद रखिए, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जाता है डी टू एक्स अपॉन डी टी टू, यानी इसी को दोबारा डिफरेंशिएट कर दो तो एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो यहाँ पर डी एक्स अपॉन डी टी लिखा है, यानी यहाँ पर वेलोसिटी है, तो क्या हो गया ये, यानी स्मॉल ई जो है इसका एक फॉर्मूला ये भी होगा। आपने जनरली ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, स्मॉल ई इक्वल टू वी बी एल ओनली, लेकिन उस केस में एन की वैल्यू हम लोग 1 मानते हैं। इफ चीज को चाहो तो लिख लो, इफ n इक्वल टू 1, यानी एक ही अगर वायर हो, एक ही कुंडली हो, देन ईएमएफ इक्वल टू वी बी एल, जहाँ v जो है वो वोल्टेज नहीं है, वेलोसिटी है, v जो है मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी है, l जो है वो लेंथ। ठीक है, और n क्या है नंबर ऑफ टर्न्स। तो आज की बात में क्या क्या चीज़ें, इसलिए लेंज लॉ के बारे में क्लियर हो गया आपको।
इसके अलावा एक चीज़ और बचती है, वो है आपकी फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। एक चीज़ आपकी और छोटी सी बच जाती है, वो है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। इसको भी जल्दी से बता ही देते, टाइम है थोड़ा सा, बात में मॉर्निंग हो जाती है तो फिर बोर्ड पे इसकी रिफ्लेक्शन आने लग जाती है। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल जीवन भर कभी नहीं भूलोगे, इसलिए याद रखना जो चीज़ अभी बताने जा रहा है। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम ऐसे था, ऐसे एक उंगली जैसी बनी हुई थी, ऐसे एक उंगली ये बनी थी, इसे उल्टा बना था, डायग्राम की शक्ल बन जाता। ठीक है, इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है। फ्लेमिंग की राइट हैंड रूल में ये बताया गया था कि अगर कोई मैग्नेट है, ठीक है, और उसमें आपका करंट फ्लो कर रही है, ठीक है, करंट फ्लो कर रही है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है उसको, ठीक, तो अगर हम उसमें किसी कंडक्टर को लेकर जाते हैं, ठीक है, जैसे ये है, ठीक है, अगर हम किसी कंडक्टर को लेकर जाते हैं, मान लो जैसे कि मैग्नेट ऐसे दिया हुआ, ये है नॉर्थ पोल साउथ पोल, और नॉर्थ से साउथ जाता है ना, ये डायरेक्शन है, ठीक, देखो ये डायरेक्शन है। अगर हम किसी कंडक्टर को इसके अंदर लेकर आएंगे तो कंडक्टर ऊपर की तरफ होगा, डायरेक्शन ये, यानी कंडक्टर का मोशन ऊपर की तरफ होगा और करंट सामने की तरफ होगा, ऐसे, यही तो है ये कंडक्टर का मोशन ऊपर की तरफ होगा, अगर फील्ड लाइंस ये हैं तो ये करंट सामने की तरफ होगा। इसको याद करने का सबसे बढ़िया तरीका इन 3 उंगलियों को याद रखो, और जो अमेरिका की सिक्योरिटी एजेंसी है उसका नाम है FBI, ये फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, और जो बाएं हाथ का नियम वहां पर हो जाता है VBI, ठीक है। तो दाहिने हाथ में फिलहाल बात कर रहे हैं। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में अमेरिका की सिक्योरिटी एजेंसी का नाम याद रखना, FBI, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी I करंट। अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में है तो कंडक्टर हमेशा सामने की तरफ भागेगा, यानी ऊपर की तरफ भागेगा और करंट सामने की तरफ होगा। अब इसको बोलचाल की भाषा में ये कहा जाता है कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर हो, ऐसा कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो कर रही हो, उसको अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक्सर्ट करते हैं तो उस पर एक मैकेनिकल फोर्स लगता है। इसी के नियम के अनुसार मोटर वोटर सब चलती है कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर डाला जाता है तो उस पर एक मैकेनिकल फोर्स लगता है, झटका, थ्रस्ट। तो ये नियम बस ये बताता है कि किस डायरेक्शन में फोर्स जाता है, किस डायरेक्शन में करंट आती है और किस डायरेक्शन में फ्लक्स को होना चाहिए। यानी फ्लक्स अगर इस डायरेक्शन में है तो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा और करंट सामने की तरफ है। सिमिलरली ये सिचुएशन अगर रिवर्स हो जाती है, फ्लक्स अगर ऐसे होती है मान लो यही लाइन अगर ऐसे होती तो ये करंट अंदर की तरफ जाता है बोर्ड में, और डायरेक्शन जो है अभी भी ऊपर की तरफ है। बात समझ में आ गई? ये है आपका फ्लेमिंग्स राइट हैंड। ये सारी चीज़ों को कहीं नोट करते चलो, मेन चीज़ें आपको बताते चलो जो आपको ज़रूरी है। आगे जब भी कोई चीज़ आपको प्रिंसिपल बताया जाएगा तो इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो कभी आप किसी को बताते समय कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये टर्म यूज़ क्यों करो, तो याद कर लेते हैं लेकिन टर्म भूल जाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना और अपना ख्याल रखना, ठीक है। जय हिंद।